एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर की लास्ट क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आपने मेरे साथ 6 क्लास की पूरी एनसीईआरटी को ढंग से समझ लिया होगा, कंसेप्ट सब आपके स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे और यहाँ तक कि किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वो टॉपिक आपका दोबारा ले लूंगी, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ कि 6th क्लास की एनसीईआरटी अब आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। उससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आप अगर आगे भी पढ़ते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस के चैप्टर्स पढ़ेंगे या आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं एक सेशन आपके लिए लेकर आऊंगी जहां क्लास 6th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सारे चैप्टर्स का हमारा रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। मैं आपके लिए एक एमसीक्यू सेशन प्लान करती हूँ, है ना। एमसीक्यू के माध्यम से हम पूरी 6th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दे लेना है, रिवीजन कर लीजिए। जल्दी ही मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज भी लाऊंगी। नया क्लास का एनसीईआरटी शुरू करने से पहले आई विल ब्रिंग दिस एनसीईआरटी एमसीक्यू सेशन। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बिना देरी करे। तो हमने पढ़ लिया था, अगर मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं, अब तक हमने पढ़ लिया था भारत के विस्तार को, एक्सटेंट ऑफ इंडिया को पढ़ लिया था। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 2900 किलोमीटर है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और अगर मैं कश्मीर से लद्दाख से कन्याकुमारी की बात करूं तो हमने पढ़ लिया था कि लगभग 3200 किलोमीटर है ना। 3200 और 2900 आपको याद होगा। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज बोलते हैं, लेकिन नए डेटा के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन अब चाइना की पॉपुलेशन को भी सरपास कर चुकी है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा का मतलब 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ होता है, ठीक है, या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं दक्षिण से उत्तर तक, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की बात हो रही है, उत्तर से दक्षिण नहीं हो रही, ये आपको ध्यान रख लेना है। जैसे अगर हम किलोमीटर की बात करें, आप वो उत्तर से दक्षिण बोलिए, दक्षिण से उत्तर बोलिए, वो 3200 ही रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की कर रही हूँ, देशांतर की कर रही हूँ, तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको लेना है। और ये कितना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये साउथ का है। साउथ में जो भारत का साउथ है, ठीक है, यानी भारत की मैं बात कर रही हूँ निचले एरिया की, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ वाले एरिया में है। लेकिन नॉर्थ ही बोलेंगे क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और आपको पता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध के हिसाब से करते हैं। तो अगर मैं अक्षांश के हिसाब से देखूं तो भारत क्या है, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, तो भारत जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर के हिसाब से देखूं तो 0 डिग्री देशांतर, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहा जाता है, उसके ईस्ट में यानी कि पूरब में पड़ता है। तो भारत की लोकेशन ईस्ट है जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, और जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तब भारत की जो पोजीशन है वो उत्तर या नॉर्थ में है। तो इसीलिए जो भारत का एक्सटेंड है, लैटिट्यूड का एक्सटेंड, क्या हम क्या कर रहे हैं, लैटिट्यूड की लाइन, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो इसका मतलब आप इसे लॉन्गिट्यूड मत समझिए, ये हम लैटिट्यूड यानी अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का अक्षांश यहाँ है, और भारत के उत्तरी छोर से जो अक्षांश जा रहा है वो कितना है, तो वो आपको याद रखना है कि वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं तो अक्षांश आपको समझ में, अगर मैं देशांतर की बात करूं, ठीक है, देशांतर की लाइनें आपको पता है कि ये वर्टिकल लाइनें होती हैं, ठीक है, ऊर्ध्व होती हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ हिंदी में तो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो वर्टिकल एक्सटेंट यानी भारत के इस छोर से, गुजरात से होकर के यहाँ ये जो आखिरी छोर अरुणाचल प्रदेश का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अक्षांश के बीच, कितने देशांतर के बीच में है, तो आपको रखना होगा याद कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, कितना, तो ये है कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और ये वाला जो है ये है आपका कितना
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये दोनों ही ईस्ट हैं। ऐसा नहीं कि आपका ये तो वेस्ट में तो वेस्ट हो गया, क्योंकि भारत जो है वो अगर हम देशांतर के हिसाब से देखते हैं तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और अगर हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो नॉर्थ और साउथ ये चीज आप याद रखिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आज ही मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, चलिए ये सब हम कर चुके हैं। सूरज गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगाता है, ये भी हमने देख लिया था। इसी को भारतीय मानक समय भी माना गया है, कितना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री आप भी बोलेंगे मैम 82.5 क्या होता है, तो 82.5। सॉरी, मेरा हिंदी का थोड़ा सा वीक है, कोशिश कर लेती हूँ पर मैं आपको गलत ना पढ़ाऊँ, इसलिए अगर मैं श्योर नहीं होती तो मैं नहीं बोलती। तो ये कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के ये जो आपका देशांतर है, जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है, ये वहां से होके गुजरती है। और यहाँ पर जो समय होता है वो भारत का मानक समय माना जाता है। डिटेल में आपको पिछली क्लास में कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने एक चीज आपको एक फैक्ट में बता देती हूँ कि फ्रांस में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अमेरिका और कनाडा में हमने पढ़े थे 7 और 6 होते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम जोन 17 है शायद फ्रांस में। आप एक बार चेक करिएगा, मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ कि 13 तो शायद रशिया में थे, हाँ फ्रांस में शायद 17 होते हैं ना। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इस फैक्ट को। लेकिन फ्रांस में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अब भारत के पड़ोसी हमने सब देख लिए थे, है ना। ये हमने देख लिया था कि जो 7 देश ऐसे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, जिनके साथ भारत क्या करता है, भूमि सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और मालदीव्स और अंडमान निकोबार, ये 2 ऐसे हैं जिनके साथ भारत क्या करता है, जो भारत के द्वीपीय नेबर्स हैं, द्वीपीय पड़ोसी हैं। ठीक है, आइलैंड नेबर्स हैं। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब भारत के अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें, देखिए भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। अगर हम ऐसा सोचें कि हम दिल्ली को राजधानी बनाकर पूरे भारत को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी पूरे भारत का शासन व्यवस्था सुचारू रूप से देख सकते हैं, तो गलत होगा। आप हिस्ट्री से देखेंगे कि मुगल्स ने क्या करा था, एक जगह दिल्ली में राजधानी थी, साउथ तक जाना चाहते थे, कभी भी साउथ को वो पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं ले पाए। कारण उसका ऐसा था कि इतना बड़ा देश को आपको जब आप छोटे छोटे हिस्सों में करके उसको वहां पे शासन करते हैं, तो शासकीय व्यवस्थाएं जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वो बहुत प्रॉपर तरीके से वहां पर हो पाती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है कि भारत को प्रशासनिक उद्देश्यों से यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्पसेस है उसके हिसाब से भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो यानी भारत में कितने डिविजन्स हैं, तो याद रखिए। और डिविजन्स की मैं बात कर रही हूँ तो आपको याद करना पड़ेगा एक बात, यहाँ थोड़ी सी पॉलिटी हम ले आते हैं कि भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसमें सेंटर स्ट्रांग है ना। यानी भारत का जो फेडरल सिस्टम जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सेंटर है, जो आपका केंद्र है, केंद्र की जो सरकार है, उसके पास हमेशा ज्यादा ताकत है और राज्यों को कभी भी केंद्र से अलग होने का कोई भी स्कोप नहीं दिया गया है। यानी कि जितने भी राज्य बनाए गए हैं ये सब केंद्र के अधीन है। कुछ आजादी, कुछ स्वायत्ताएं इनको दी गई है कानून बनाने के लिए, अपने अपने हिसाब से अपने राज्यों में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, लेकिन फिर भी सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि इतने बड़े देश में 28 डिविजन है, कल को अगर हर राज्य अपने आप को एक देश मान के चालू हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा शासन को चलाना। तो ये पॉलिटी का पार्ट था। यूएस में इसके अपोजिट होते हैं, यूएस में हर स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, स्टेट्स का सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सब अपनी जगह इंडिपेंडेंट है, लेकिन सब सेंटर के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर आती हैं। आप ये सब चीजें अच्छे से जानते हैं। लेकिन प्रशासनिक सुविधाओं के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग
केंद्र शासित प्रदेश बनाया। चलिए हम देख लेते हैं। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी भारत की दिल्ली है ना। तो दिल्ली क्या है, नेशनल कैपिटल है। इसके अलावा हर स्टेट की अपनी राजधानी होती है, ठीक है, ये तो बातें आप सब जानते हैं। अब आपने क्या कर लेना है कि आपको भारत के 28 राज्य और 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का नाम विद देयर कैपिटल्स आपके टिप्स पर होना चाहिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। मुझे पता है आप लोग हो, मतलब किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कैपिटल्स को याद करना, पर आपको जरूर करना है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है ना। तो देखिए ये मैंने लिस्ट दी है, 28 स्टेट्स हैं। इसके अलावा ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये मिलाकर 1 है। नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो दिल्ली है, भारत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर अपना इलेक्शन होता है ना। अगर चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे करके अगर विधानसभा की बात करें तो सिर्फ पुडुचेरी, दिल्ली, ठीक है, इनको ही अभी इलेक्शन की परमिशन है। जम्मू कश्मीर में इंतजार हो रहा है इलेक्शन का, तो इनके पास भी अपनी विधानसभा है, ठीक है। लद्दाख, लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। टोटल 36 डिवीजन है। अगर भारत के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से डिवीजन देखे जाए तो टोटल 36 है, जिसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज है। तो देखिए केंद्र शासित का मतलब ये हो गया कि वहाँ जो शासन होता है वो केंद्र का होता है। केंद्र वहाँ पर एक एलजी की नियुक्ति करता है, एक गवर्नर की नियुक्ति करता है, जो केंद्र के हिसाब से वहाँ पर सरकार का कामकाज देखता है। लेकिन ये एक्सेप्शन यहाँ पर दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जहाँ की अपनी विधानसभाएं हैं। चलिए हम पॉलिटी में नहीं जाएंगे, हम ज्योग्राफी पे रहेंगे, ये सब आप पॉलिटी में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की भौतिक विशेषताओं जैसे पहाड़ों, पठारों, मैदानों, तटों और द्वीपों से चिन्हित उत्तर में ऊंचे बर्फ से ढके हिमालय प्रहरी के रूप में खड़े हैं, ठीक है। हिमालय का अर्थ है बर्फ का निवास, हिम प्लस आल्य से बना है। हिम का मतलब होता है बर्फ और आल्य का मतलब होता है घर। तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, पेड़ है, पेड़ कह रही हूँ, पहाड़ है, पठार यानी प्लेट्यूज है, द्वीप भी है भारत के हिस्से में, आइलैंड्स है, आइलैंड जिन्हें द्वीप कहते हैं ना। इसके अलावा क्या क्या है, बहुत से तट है, मैदानी इलाके हैं। तो ये सब कुछ मतलब भारत में बहुत भौगोलिक विविधताएं हैं। तो देखिए मैंने एक फिजिकल फीचर्स का एक मैप लगाया है। ट्रांस हिमालयास है, वेस्टर्न हिमालयास है, गंगा जमुना दोआब वाला हिस्सा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर एरिड, सेमी एरिड यहाँ पर पार्ट है, सेमी नहीं है, सेमी है, यानी डेजर्ट और प्लेन के बीच का ये भाग जहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा शुष्क कंडीशंस है ना बहुत ज्यादा बारिशें हैं, तो वो इलाके हैं यहाँ पर। सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन के पठार है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है, पूर्वी और दक्षिणी घाट है। ये आइलैंड्स में लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। हिमालय का विस्तार आप देखते हैं, यहाँ से लेके नीचे तक आपको हिमालय का विस्तार दिखेगा, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो आपको इन सबके नाम इनके कैपिटल्स के साथ याद होने चाहिए, तब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कर लेंगे, ठीक है। अब हिमालय की बात करें तो हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उत्तरी भाग जिसे ग्रेट हिमालयास कहते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालयास कहते हैं। महान हिमालय या इसे हिमाद्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा उत्तर में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो इसी ग्रेट हिमालयास या हिमाद्री का भाग है, ठीक है। उसके बाद है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय हो गया। इन्हें हिमाचल हिमाद्री भी कहते हैं। तो मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाचल हिमाद्री भी कहते हैं। तो हिमाचल, इसे मध्य हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं कि क्या है, हिमाद्री, यानी जो ग्रेट हिमालयाज है उसके दक्षिण में है। तो यानी सेकंड नंबर पे क्या आते हैं, सबसे पहले ग्रेट हिमालयाज है हिमाद्री, दूसरे नंबर पर आते हैं मध्य हिमालय, मिडिल हिमालयाज या जिन्हें हिमाचल कहते हैं, और शिवालिक सबसे दक्षिणी श्रेणी है, ठीक है। और जो विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ है, सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो ग्रेट हिमालयाज में देखने को। डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद मैदान के भाग हो जाते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारतीय मैदान के भाग हिस्से हैं। ये किसने बनाए हैं, ये गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र हम कहलाते हैं। ये समतल होते हैं, ठीक है, लेवल होते हैं और फ्लैट होते हैं, यानी समतल होते हैं और इकसार होते हैं, इनमें ऊबड़ खाबड़ इस तरीके का नहीं होता। इनका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ निष्पेक्षों से हुआ है। यानी गंगा
इंडस रिवर सिस्टम हो गया, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, और साथ साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी इनकी जो सहायक नदी है, ये जो निष्पेक्ष लाती है, ठीक है, निक्षेपित जो होता है इनके निक्षेप जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं क्या, डिपॉजिट्स लाती हैं, एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो जलोढ़ निष्पेक्ष होते हैं, ये बहुत फर्टाइल होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं, और इनके जमाव से निर्माण होता है प्लेन्स का, यानी हिमालय की तलहटी के मैदानों का, जो जाने जाते हैं खेती के लिए, उपज के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत की रहती है, उसके पीछे कारण यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ किसान यानी एग्रीकल्चर का काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, मैदान खेती के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या का सघन संकेंद्रण अधिक है, यानी कंसंट्रेशन जो है पॉपुलेशन की इन प्लेन्स में बहुत हाई है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, याद कर लेना है, ध्यान देना है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। देखिए इसमें सिर्फ ओवरव्यू हो रही है, इस चैप्टर में क्या है, डिटेल में हम आगे अगली क्लासेस के इसमें जाएंगे। इसमें सिर्फ एक ओवरव्यू है ताकि आपको बेसिक आइडिया लगता है, क्योंकि हम 6th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत के पश्चिमी भाग में महान भारतीय रेगिस्तान स्थित है, देख लिया था आपने, है ना, ये देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, ये ठीक है, हाँ, शुष्क है, गर्म है और रेतीला है, ठीक है, ड्राई, हॉट और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, और यहाँ वनस्पति यानी वेजिटेशन बहुत कम है, ठीक है। चलिए तो ये तो आपको सबको शायद आइडिया होगा। प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करूं, उत्तरी मैदान के दक्षिण में, तो देखिए पहले तो हो गए सारे हिमालय 3 श्रेणियों में, उसके बाद आ जाते हैं मैदान, ठीक है। मैदान क्या है, इनके दक्षिण में है, मैदान के दक्षिण में क्या है, पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, यानी ये वाला जो हिस्सा होता है ना भारत का नीचे वाला, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, ठीक है। होप ये तो मैंने आपको पहले क्लासेस में समझा दिया था। तो ये त्रिकोण के आकार का है, देखिए लगभग आपको त्रिकोण बनता दिखेगा। राहत अत्यधिक समान, राहत का मतलब रिलीफ, कि यहाँ पर मतलब असमान है, असमानताएं हैं रिलीफ में। रिलीफ कहते हैं कि कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ियां है, कहीं पठार है, तो समतल नहीं है। जैसे हमने मैदान को पढ़ा था कि मैदान समतल है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो हिस्सा है ये समतल नहीं है, एकसार नहीं है। यहाँ पे कभी आपको समतल मैदान भी मिलेगा, अचानक से पहाड़ भी होंगे, फिर पठार का इलाका होगा जो मैदान से थोड़ा उठा हुआ और पहाड़ों से थोड़ा नीचे हाइट का होता है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। मेरे साथ आप जानते हैं ना पठार का कैसे होता है, पहाड़ है, ये मैदान है, इनके बीच में जो थोड़ा सा मैदान से उठा हुआ होता है लेकिन पहाड़ से छोटा होता है, उन्हें पठार कहते हैं, ठीक है। डिटेल में इसको हम 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली पहाड़ियां इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि अरावली जो है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियां है। ये कहाँ अवस्थित है, तो ये आपके पठार वाला जो हिस्सा है इसके कौन से हिस्से में, उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो इसके नॉर्थ वेस्ट साइड पे अरावली की पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। विंध्या और सतपुड़ा इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, कौन सी, विंध्या और सतपुड़ा। नर्मदा और तापी इन श्रेणियों से होकर बहती हैं। तो ये चीजें तो 10 मिनट सीरीज में मैं आपको कवर करा ही रही हूँ, वहां से आप कवर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं जब तापी और नर्मदा की बात कर रही हूँ तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, यानी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। कौन कौन सी, नर्मदा और तापी, ठीक है, नर्मदा और दूसरी तापी। चलिए पश्चिमी घाट या सयाद्री, पश्चिमी घाट को सयाद्री भी कहते हैं, यानी वेस्टर्न घाट्स जो है उन्हें सयाद्री भी कहते हैं। ये पश्चिम में पठार की सीमा बनाते हैं, तो ये वेस्ट में क्या कर रहे हैं, पठार की सीमा बनाते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से आपको देख करके ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ये देखिए, तो वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट है ये सीमा बना रहे हैं पश्चिम में, है ना, वेस्ट में ये सीमा बना रहे हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न घाट देखो तो ईस्टर्न घाट ईस्ट में यानी पूरब में सीमा बना रहे हैं, ये यही आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, जबकि पश्चिमी घाट लगभग अखंड है। पश्चिमी घाट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बीच में कहीं से उनमें गैप नहीं है, लेकिन
पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट जो है वो टूटे हुए और असमान है, तो यानी उनके बीच में गैप है, पहाड़ है, फिर थोड़ी देर गैप है, फिर दूसरे पहाड़ है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स है वो एक साथ है, लगातार है, ठीक है। और इन पठारों पे कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों से समृद्ध है। तो ये जो प्लेट्यू है यानी ये जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे कोयला है और आयरन ओर, ठीक है, ये आपको ध्यान से याद रखना है। अब कोस्टल प्लेन्स की बात करें, भारत के तटों की बात करें, मैंने ये आपको पहले और दूसरी क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ाया भी है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकीर्ण है, ठीक है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है बहुत संकीर्ण है, यानी नैरो है, पतले हैं, लेकिन जो पूर्व के ईस्ट के मैदान है वो कैसे हैं, वो थोड़े चौड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए कि पश्चिम में कैसे है, जो आपका तटीय मैदान है वो बहुत संकीर्ण है, नैरो है, और अगर मैं पूरब की बात करूं तो वहाँ चौड़े हैं यानी ब्रॉड है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको देखने वाले। अब पूर्व की तरफ यानी ईस्ट फ्लोइंग बहुत सारी नदी है, वेस्ट फ्लोइंग तो मैंने आपको नर्मदा ताप्ती बताया, लेकिन ईस्ट फ्लोइंग बहुत सारी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन नदियों ने अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण किया है, ये भी हमने पढ़ा था। सुंदरबन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, का निर्माण वहां होता है जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जब मैं सुंदरबन डेल्टा की बात कर रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के पूरे सारे हिस्से में फैला हुआ है। कहाँ मुहाने पे बनता है, बे ऑफ बंगाल के उस मुहाने पे पड़ता है जहाँ जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है वो गिरती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब ये बॉक्स फैक्ट है, आपने देखा होगा छोटे से बॉक्सेस में फैक्ट दिए रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा आपको याद रखना है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा आकार में त्रिकोणीय है, ठीक है। यह नदी के मुहाने पे बना भूमि का एक क्षेत्र है जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस बिंदु को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। तो बात आपको क्लियर होगी, यही है, ट्रायंगुलर शेप में है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है एंड इट इज अ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। माउथ कौन सा होता है, जहां नदी समुद्र में गिर रही होती है, ठीक है। आइलैंड्स की बात करें तो भारत में 2 द्वीपों के समूह भी है। लक्षद्वीप जो द्वीप है वो अरब सागर में स्थित है और केरल के तट पर ये केरल के तट पर है, मूंगा द्वीप भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। यानी लक्षद्वीप को क्या कहा जाता है, मूंगे से बने हुए द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये तो बहुत बेसिक फैक्ट्स है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। केरल की साइड, केरल का जो तटीय इलाका है वहां पर कौन से है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, और ये किसके, ये कोरल यानी कि मूंगा के बने हुए ये द्वीप है। अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं तो उस तरफ आपको अंडमान निकोबार के द्वीप समूह मिलते हैं, और ये भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है, और ये कहीं ना कहीं हिमालय का एक्सटेंशन भी इन्हें कहा जाता है, वो भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बॉक्स फैक्ट फिर से देख लेते हैं। जलोढ़ निक्षेप यानी एल्यूवियल डिपॉजिट्स के बारे में बताया है। ये बहुत महीन मिट्टी है, कैसी है, बहुत फाइन सॉइल है, जो नदियों द्वारा लाई जाती है और नदी घाटियों में जमा की जाती है। तो नदियां क्या करती हैं, इस निष्पेक्ष को अपने साथ इन डिपॉजिट्स को अपने साथ लेकर आती है। आपको पता है नदी जब का उद्गम होता है, पहाड़ों से उद्गम हो रहा है, पहाड़ों से होते होते मैदानी इलाकों में आती है। तो जब ये ऊपर पहाड़ों से आ रही है तो सोचिए कि ढलान पे चल रही है नदी। जब नदी ढलान पे चलती है तो ये अपने संग बहुत सारा मिट्टी, गाद, ये सब लेकर आती है। अब सोचिए कोई चीज ऐसे आ रही है और अचानक इसे प्लेन मिल जाएगा, तो आकर जो इसके संग ये गाद या बड़े पत्थर लेकर आ रही है उसको साथ में यही जमा करती चली जाएगी। तो इसलिए इसके यहाँ पर मैदानों का निर्माण होता है। बाकी मैं डिटेल में फिर आगे के क्लासेस में इसको पढ़ाऊंगी। ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी किसे कहते हैं, एक नदी या जलधारा को अपने पानी को दोनों ओर से मुख्य नदी में प्रवाहित करके मुख्य नदी में योगदान देती है। तो ऐसी नदी जो एक नदी या बहुत सारी ऐसी नदियां जो मुख्य नदी में आकर के मिलती है, उसमें अपना पानी सारा मिला देती हैं, उन्हें सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। मूंगे क्या होते हैं, मूंगे छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलिप्स कहा जाता है। कोरल क्या होता है, ये स्केलेटन होते हैं टाइनी मरीन एनिमल्स का।
व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, अब ये जब जिंदा होते हैं उसके बाद ये मर जाते हैं तो इनके बाद इनका स्केलेटन बचता है। ये किसी जो दूसरे पॉलिप होते हैं यानी दूसरे जो समुद्री छोटे मूंगे वाले जानवर होते हैं वो इन्हीं जो डेड स्केलेटन्स हैं पॉलिप से उनके ऊपर वो ग्रो करते हैं, पूरी तरह से कॉलोनी का निर्माण करते हैं और धीरे धीरे कोरल आइलैंड बन जाते हैं। मैंने कोई फोटो लगाया, हाँ देखिए ये मैंने फोटोग्राफ लगाया है, ये पॉलिप है, ये जीवित है। अब जब ये मर जाएंगे तो इनके ऊपर दूसरा निर्माण हो जाएगा, फिर और निर्माण होगा, तो धीरे धीरे करके ऐसे करके पूरा एक आइलैंड बन जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, एक सतह का ये निर्माण कर देते हैं और पूरे पूरे आइलैंड बन जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड मूंगा आइलैंड की तरह से ही जाने जाते हैं क्योंकि इसी तरीके के पॉलिप से ये बने हुए। बाकी कोरल्स को डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। चैप्टर तो मैंने समाप्त कर दिया है, आपको एक बिल्कुल ओवरव्यू भारत के बारे में दे दी है। विस्तार को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आज के बाद आप भूले ना इस तरह से। भारत के प्रमुख भौतिक प्रभागों यानी इंडिया के मेजर फिजिकल डिविजन्स को बताइए। बहुत आसान है, इसमें आप हिमालय बता सकते हैं, आप प्लेन्स बता सकते हैं, डेजर्ट हो गए, आइलैंड्स हो गए, प्रायद्वीपीय भारत जो पठार है वो इसमें आ जाएगा। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, कौन से 7 देश हैं आज ही नाम लिख लीजिएगा, अभी मैंने रिवीजन भी कराया था, ठीक है। कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो अब तो आपको ये अच्छे से याद हो गई होंगी, नर्मदा और तापी। चलिए अगर इसको आपको दिक्कत हो तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, फिर उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 मैंने आपको लिखवा दिया। नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र जिस डेल्टा का निर्माण करते हैं, त्रिकोणीय शेप का है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। बे ऑफ बंगाल में जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, उसके मुहाने पर इसका निर्माण होता है और नाम है इसका सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। क्या है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? 28 और यूनियन टेरिटरीज 8, याद हो गई होंगी। इनकी कॉमन कैपिटल यानी भारत की राजधानी आपसे पूछी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको इनका नाम नहीं पता। उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं, तो मैंने ये बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं, जलोढ़ निष्पेक्ष जो होते हैं उनसे ये बने हुए होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं, यानी एलिवियल डिपॉजिट्स यहाँ पर होते हैं, लैंड बहुत फर्टाइल होता है, वेरी गुड फॉर फार्मिंग, वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, तो बहुत सारी खेती यहाँ पर होती है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लक्षद्वीप को मूंगा द्वीप के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये कोरल पॉलिप से मिलके बने होते हैं, साधारण सा इसका जवाब है। सही आंसर बताइए। सबसे दक्षिणी हिमालय को क्या कहते हैं, सदर्न मोस्ट हिमालय को क्या कहते हैं, तो शिवालिक कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है, अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमाद्री। तो सह्याद्री आप सबको पता है वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट को कहते हैं, ठीक है। चलिए, पाक जल रूप मध्य देश के किस देश के बीच स्थित है, यानी पाक स्ट्रेट किसके बीच में स्थित है, तो आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है ना। फिर अरब सागर में भारतीय द्वीपों को क्या कहा जाता है, तो जो अरब सागर की तरफ है, तो आप देख लीजिएगा, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे कौन से है, लक्षद्वीप समूह है ना। चलिए, फिर उसके बाद भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, पश्चिम घाट है, हिमालय है, तो आपको सबको पता है अरावली जो है ओल्डन माउंटेन्स, ये दुनिया की ही सबसे पुरानी श्रेणी कहलाई जाती है। और अगर यंग फोल्ड की बात करें तो हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, यानी युवा श्रृंखलाएं इसको कहा जाता है, ठीक है। रिक्त स्थान भरे, भारत का क्षेत्रफल कितना है, एग्जैक्ट बताइएगा आप भर के। वृहद हिमालय को, ग्रेट हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी समुद्र में गिरती है, नर्मदा रिवर फॉल्स इनटू, तो नर्मदा किस में जाती है, आप सबको पता है अरब सागर में आती है, अरेबियन सी में गिरती है ना। भारत से लगभग आधे रास्ते तक चलने वाला अक्षांश, इसको आप भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, और अगर इसकी बात करूं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। चलिए,
तो ये था आपका 6th क्लास का एनसीईआरटी। आज मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दी है। जल्दी ही आपको एक सेशन में मिलूंगी जहां इस पूरी एनसीईआरटी से संबंधित एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। जल्दी ही एमसीक्यू सेशन आपके सामने होगा, उसको सॉल्व करिएगा। लाइव तो नहीं होगा, शायद रिकॉर्डेड ही मैं उसको लेकर आऊंगी, तो उसको देखिएगा जरूर, मुझे कमेंट जरूर करिएगा आंसर्स उसके, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, रुक रुक के देख सकते हैं, आंसर्स को मिला लीजिएगा फिर, क्योंकि मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए इतना ही था इस सेशन में। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।